नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 21 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के बारे में। हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, जब तक कि उस पर विधि द्वारा कोई प्रक्रिया लागू ना किया जाए। साधारण अर्थ हम लोग देखें तो यह अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार, परेशान या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण हम लोग छोटा देख लें तो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसका कारण नहीं बताती है, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में यह कहा था कि अनुच्छेद 21 केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि यह इस सुरक्षा को सुनिश्चित भी करता है। अब जानते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 से, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हम लोग जानते हैं या पहले से भी जान रहे हैं हम लोग कि जो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसका हम लोग छोटा सा जानते हैं। यह अधिकार बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इस अनुच्छेद के माध्यम से भारत में बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित किया गया है। तो हम जानते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के समय का अधिकार है। जैसे गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल कारण बताना और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। जैसे यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को अवैध गिरफ्तारी से बचाने के लिए, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। इसके अलावा गिरफ्तारी का कारण बताना भी जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे न्यायालय में पेश नहीं करती है या कारण नहीं बताती है तो यह अनुच्छेद 22 का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। साधारण अर्थ अगर हम लोग देखें इसका, तो इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम कराना अवैध है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोई कंपनी अगर जबरदस्ती किसी मजदूर को काम के बदले पैसे नहीं देकर जबरदस्ती काम करा रही है तो यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में मूलतः बात किया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम नहीं कराया जा सकता है या कहीं भी काम नहीं कराया जा सकता है। साधारण अर्थ यही है। यह अनुच्छेद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में भाग लेने से रोकता है, जैसे फैक्ट्रियों या खदानों में काम करने से। अनुच्छेद 25 हम लोग देखते हैं। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। साधारण अर्थ हम लोग देखें, यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने, धार्मिक अनुष्ठान करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वह सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करता हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। यह धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है।
धार्मिक समुदायों को धार्मिक गतिविधियों के संचालन, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। जैसे यह अधिकार धार्मिक समूहों को उनके धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे कि पूजा करने के स्थानों का निर्माण, धार्मिक किताबों का प्रकाशन इत्यादि। अनुच्छेद 27, इसमें धर्म विशेष के लिए जो टैक्स की वसूली पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको हम लोग कर कहते हैं। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई धर्म अपना प्रचार कर रहा है तो उससे टैक्स का वसूल नहीं किया जा सकता है। साधारण अर्थ हम लोग देखें, यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स ना वसूले। इसका उद्देश्य यह है कि करों का प्रयोग धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अनुच्छेद 28, इसमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 28 में मूलतः जो सरकारी स्कूल हैं उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, जबकि निजी स्कूल या कोई धार्मिक स्कूल है तो वो धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसमें इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29, इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। साधारण अर्थ अगर हम लोग इसका देखें तो यह अधिकार सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने की अनुमति देता है। किसी भी समूह को अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति खतरा महसूस नहीं होने देता है। उदाहरण देख लें हम लोग, अगर किसी राज्य में किसी भाषाई समुदाय को अपनी भाषा बोलने, पढ़ने या लिखने से मना किया जाता है तो यह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन माना जाता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 30, इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। जैसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। जैसे यह अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शिक्षा के संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31। यह अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है, जिसको अब हटाया जा चुका है। अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। पहले यह संपत्ति का मौलिक अधिकार देता था, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300A के तहत संरक्षित है। अनुच्छेद 31 अब पहले का अर्थ है कि राज्य सार्वजनिक उपयोग जैसे सड़क, बांध, रेलवे के लिए किसी की निजी संपत्ति ले सकता था, लेकिन उस व्यक्ति को उचित मुआवजा देना अनिवार्य था। तो सरकार अपने हिसाब से मुआवजा देती थी। वर्तमान स्थिति में उसका देख लें, यदि सरकार आपकी जमीन किसी परियोजना के लिए लेती है तो आपको अनुच्छेद 300A के तहत उचित मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। यह इसके तहत अनुच्छेद 300A के तहत सुनिश्चित कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31A के बारे में। अनुच्छेद 31 भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों की सुरक्षा करता है। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा दिए गए भूमि संबंधी सुधारों को अदालत में चुनौती से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था जमींदारी प्रथा को खत्म करना, बड़े जमींदारों की जमीन गरीबों में बांटना और कृषि सुधार करना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई है। इसमें रखे गए कानूनों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक बार 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल दिया गया तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन
केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है, यदि वे मौलिक अधिकारों या बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करते हों। अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया है जो मौलिक अधिकारों या बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन करता हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 31C के बारे में। इसमें समाजवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले कानूनों की सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। राज्य द्वारा कोई भी समाज के कल्याण के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है या कुछ उद्देश्य के तहत उसमें किया जाता है तो उसको अनुच्छेद 31C के तहत सुरक्षा प्रदान किया गया है। उदाहरण अगर हम देख लें, यदि सरकार कोई बड़ा उद्योग गरीबों के हित में अधिग्रहित करती है तो यह अनुच्छेद 31C की सुरक्षा के अंतर्गत आ सकता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 31D के बारे में। इससे भी हटा दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों को रोकना था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। इसमें पहले भी मैंने बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद नागरिकों को यह अधिकार देता है, यदि कोई उनका मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रिट का उपयोग किया जाता है, जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मेंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है को वारंटो और 5वां है सर्टियोरारी। अगर हमारे कानून का हनन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद 32 जिसका रीट माध्यम है जाने का, और इसके अलावा हाई कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद 226 का प्रावधान किया गया है। अब जानते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। इसमें राज्य संसद को यह शक्ति देता है कि वह सेना, पुलिस, खुफिया सेवाओं और अर्धसैनिक बलों पर कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि अनुशासन व राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। मूलतः इसमें सशस्त्र बलों एवं सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाना है उसके बारे में बताया गया है। जैसे बात कर लें, सेना के कर्मचारी जो भी हैं वो स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते और वे हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 34 के बारे में। इसमें मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों में प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों पर अस्थायी प्रतिबंध लग सकता है। उदाहरण देख लें हम लोग, युद्ध या बड़े दंगों की स्थिति में किसी एक क्षेत्र में सेना को नियंत्रण संभालना पड़ सकता है, तब कुछ अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में संसद के विशेषाधिकार के बारे में बात किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास ही होगा, राज्यों के पास नहीं होगा। जैसे संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है, तो जैसे मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, बाल श्रम, सुरक्षा बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध, मार्शल लॉ से संबंधित मामले। ये 5 मामले हैं जिन पर संसद को विशेष अधिकार दिया गया है और वही कानून बना सकती है। जैसे उदाहरण देख लें, बाल श्रम रोकने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट संसद ने ही बनाया था, यह राज्य के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों, इसमें हमने अनुच्छेद 35 तक सारा विवरण संक्षिप्त में देख लिया है, जान लिया है। अब इसके आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे।
धन्यवाद दोस्तों।